लेकिन मैं आपको बता दूं कि उजले लिबास में ये जो शख्स यहाँ पे बैठा है ये एक्चुअली कभी ब्लैक कैट कमांडो रहा है और साथ ही ये शख्स वो रहे हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री के क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुप में रहे हैं। सो यू हैव बीन वेयरिंग मेनी हैट्स जिन्हें कहा जाता है। सर, कमांडो ट्रेनिंग से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रा ये बताइए कि ये जो कमांडो ट्रेनिंग थी आपकी, ये राजनीति के मोर्चे और सियासत के अखाड़े में क्या काम आता है? इसमें कोई भी ट्रेनिंग काम आती है और ख़ासकर जो लड़ाई वॉरफेयर से जुड़ी हुई ट्रेनिंग है वो सिखाती है हमको कि योजना बनाओ, सामने वाले को चित करने के लिए तैयार रहो और कुछ भी हो जाए युद्ध में हारना नहीं है, जान लगा करके लड़ना है। ये राजनीति में भी लागू है, अभी बॉक्सिंग की बात हो रही थी, बॉक्सिंग में भी लागू है और अगर वॉरफेयर की बात करें तो वहाँ भी लागू है। तो जो एटीट्यूड्स बनती हैं ऐसी ट्रेनिंग से वो बहुत काम आती है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें तो काम आती हैं, लेकिन सर एक चीज़ और भी, आपकी जो बहुत सारी हैट्स हैं उसमें एक हैट जो है वो यूपी ATS चीफ की भी है। अभी हम चर्चा कर भी रहे थे, याद भी कर रहे थे सैफुल्ला इनकाउंटर को लेकर। इनफैक्ट मुल्क मूवी बनी थी, उसमें लगभग वही स्टोरी थी। तो क्या वो स्टोरी सही दिखाई गई थी या उस 11 घंटे के इनकाउंटर में ऐसा कुछ था जो आज आप इस मंच से शेयर कर सकते हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता है? मुल्क फिल्म मैंने भी देखी थी, मुझे नहीं जानकारी थी कि उस एपिसोड, उस घटना से जुड़ के कोई फिल्म बन रही है। जब फिल्म रिलीज़ हुई मैंने देखी तो फिल्म ठीक बनी थी, लेकिन फिल्म के या उस घटना के बहुत सारे डायमेंशंस थे जिसको कि उसमें आना चाहिए था, पर खैर ये अलग विषय है। लेकिन उस घटना की, उस एनकाउंटर की बात मैं करूं तो वो समय था जब भारत में, दुनिया में, उत्तर प्रदेश में आईसिस का एक बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा था। ऑनलाइन ये लोग युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे थे, उनको टेररिस्ट बना रहे थे और इराक में, सीरिया में, जिसको शाम बोलते हैं अरब में, उस क्षेत्र से ये सब संचालन हो रहा था। लेकिन वो भी एक समय था जब सारी एजेंसीज इतने अच्छे से काम कर रही थी और कोई भी घटना हम लोग ने नहीं होने दी और सबसे जो पोटेंट, सबसे शक्तिवान ग्रुप तैयार हुआ तो वो यही था। और इनके साथ में एक घटना हुई जिसमें कि गिरफ्तार हुए कुछ लोग उज्जैन ट्रेन में। उसके आगे सूचनाएं बढ़ी तो हम लोगों ने लखनऊ में एक इनके हाइड आउट पे रेड की। तमाम प्रयास किए कि हम जीवित गिरफ्तार कर पाएँ उस आतंकवादी को, लेकिन फिर बाद में एक हमें फेस टू फेस शूट आउट करना पड़ा जिसमें वो मारा गया। वो पुलिस इनकाउंटर भी अपने आप में एक टेक्स्ट बुक इनकाउंटर है जो कि 13-14 घंटे लाइव चला, लगातार आ रहा था, एक एक चीज़ स्कैनर पे थी। लेकिन मैं अपने साथी कमांडोज को धन्यवाद दूंगा कि वो टीम बहुत ही वेल ट्रेंड टीम थी, अभी भी है। और ऐसे में जहाँ पे इतना हाईलाइटेड काम हो रहा हो तो लोगों से गलती भी हो जाती है, फायर पावर अननेसेसरी यूज़ कर जाते हैं। तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही विशेषज्ञता के साथ उस इनकाउंटर को संपादित किया गया और उस टीम के जो कोर मेंबर्स थे उनको फिर प्रेसिडेंट ने गैलेंट्री मेडल से सम्मानित भी किया। वाह, हम विषय के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी दिलचस्पी है कि आपकी वो जो सोशल मीडिया पोस्ट थी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम विदाई के समय काफ़ी चर्चित हुई थी, और वो जो तस्वीर उनकी कार को लेके जो आपने पोस्ट किया था और आज भी आपके घर पे वो तस्वीर लगी हुई है, राजनीति में ये चीज़ कभी बाधा तो नहीं बनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था, मेरी उम्र केवल 34 साल थी, मैं प्राइम मिनिस्टर का मेन बॉडीगार्ड था। 4 साल मैं SPG में रहा, उसमें से 3 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ में रहा और उनसे अपने व्यवहार आचरण के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जब वो नहीं रहे तो सबको पीड़ा थी, मुझे थोड़ा एसोसिएशन ज़्यादा था तो ज़्यादा पीड़ा थी। और एक मैंने तो सामान्य सी पोस्ट लिखी कि उसी बीच ये जर्मन कार्स खरीदी थी SPG ने। बिल्कुल। तो इसलिए ली थी क्योंकि उसका प्रोटेक्शन लेवल अच्छा था, उस समय इंडियन कार्स का उतना अच्छा नहीं था। लेकिन वो मनमोहन सिंह जी बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे कि मैं इस गाड़ी में बैठूं। उनको बार बार मन करता था कि मेरे लिए एम्बेसडर लगाओ, या जो उनकी अपनी मारुति 800 थी उसको बड़ी हसरत, बड़ी निगाहों से देखते थे। पर हम लोग समझाते कि सर इस गाड़ी में तो आप कभी नहीं बैठ सकते, पर उस गाड़ी को भी सहेज के संभाल के रखने की जिम्मेदारी भी SPG की थी। चलिए सर, अब हम विषय पर भी आते हैं जल्दी से। समता को लेकर हाल ही में जो चर्चा हुई उसमें राजनीतिक हलकों के अंदर सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है।
समता को लेकर, समाज में समानता को लेकर चर्चाएं बहुत होती हैं कि लेकिन क्या उसकी डेडलाइन बनाई जा सकती है? क्या हम तारीख तय कर सकते हैं कि इसके बाद यहाँ तक हम सब कुछ समान कर देंगे? वो होगा, कैसे होगा? क्या इसके आयाम हैं? परसों बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी द्वारा की गई है, और जैसा आपने कहा, क्या ऐसा संभव है कि हम तय करें कि हम पूरी तरीके से विषमताओं को समाप्त कर देंगे या समानता ले आएंगे? मेरा मानना है कि हाँ, ऐसा संभव है। दूसरा, क्या इसके लिए कोई समय सीमा लागू की जा सकती है? अगर समय सीमा लागू नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, टहलता रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। दो तरह के मॉडल हैं जिस पे दुनिया में काम होता है। एक जिसको रॉबिन हुड मॉडल कहा जाता है, यानी सरकारें जो पैसे वाले लोग हैं उनको टैक्स करती हैं और जिनके पास कम पैसा है, गरीब हैं, उनको सब्सिडाइज करती है। ये मॉडल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप लगातार ऐसा करते रहेंगे और जो गरीब है वो लगातार सब्सिडी पे ही भरोसेमंद हो जाएगा, जिसके लिए हमारी सरकारें पहले से काम कर रही हैं कि केवल हम सब्सिडी नहीं देते, राशन नहीं देते, हम उसको साथ साथ सीएम युवा जैसी स्कीम से, मुद्रा से, स्टार्टअप से तैयार करते हैं कि आप। वरुण जी, राजनीति में आमतौर पर इसी पे तो बहस होती है कि मेरी सब्सिडी अच्छी है और तेरी सब्सिडी खराब है, ये एक रेवड़ी है, और हम इसी की राजनीतिक परिभाषाओं में उलझे रहते हैं। लेकिन सब्सिडी कोई बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी ज़रूरत है, जो इसी पर जीवन यापन कर रहा है। सब्सिडी की ज़रूरत रहेगी, लेकिन सब्सिडी के लिए एलिजिबल अनुमन्य कौन लोग हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लेयर से बाहर निकालना है, अंतिम पायदान से आगे के पायदानों पे पहुंचाना है। अब जिस परिवार के पास में फूड सिक्योरिटी नहीं है तो उसको हमको भोजन देना ही चाहिए, लेकिन हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम उस परिवार को रोज़गार दें, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से दें, उसको बिजनेस लगवाएं, चाहे उसको सरकारी नौकरी दें, कई तरीके हैं। लेकिन जिस परिवार में एक बेटी को, एक बेटे को एक अच्छा जॉब मिल जाता है या उसको बिजनेस ले जाता है, अब वो राशन नहीं है, वो तो अब स्वयं वो राशन कमाएंगे और 4 लोग को और भी खिलाएंगे। ये परिवर्तन है, दोनों पे काम हो रहा है। ये हम ना सोचें कि हम केवल सब्सिडी पे रख रहे हैं और इसको हमेशा हम चलाएंगे। आप क्रीमी लेयर के दायरे में जा रहे हैं। क्रीमी लेयर को लेकर बहुत सारी क्रीमी लेयर मतलब आरक्षण, हम दूसरे विषय पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप की बात करें अगर मेरे बात की, तो 2 लाख 2.5 लाख की आय सीमा है जिसमें हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। अगर उससे ज़्यादा आय है परिवार की तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो हम चलिए फिलहाल मानते हैं हम इसकी 2 लाख या 2.5 लाख की आय सीमा रखेंगे, तो जितने परिवार जिनकी वार्षिक आय इससे ज़्यादा हो गई, ये हमारी सामूहिक सामाजिक सफलता है। हाँ, स्कॉलरशिप के लिए अगर और हम बजट एलोकेट कर पा रहे हैं तो हम इसको 2 लाख को 4 लाख कर लेंगे, 8 लाख कर लेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार शिक्षा को सपोर्ट करे। तो जो मूल बात पे हम लोग कर रहे हैं कि क्या समानता संभव है? हाँ, निश्चित रूप से संभव है। इसको मापने के, मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी बने हैं। एक जिनी कोएफिशिएंट वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, 0 से 1 का स्केल इसमें होता है, और सबसे ज़्यादा विषमताएं कम होती हुई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, डेनमार्क में, स्वीडन आदि में देखी गई। इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी सबसे अच्छा है। सबसे कम ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। भारत कहीं बीच में है, 0.35 पे हम लोग आते हैं। लेकिन मैं पुनः, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। एक तरफ हम $5 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ड्रीम चंद लोगों के बहुत मालामाल होने से आंकड़ा पूरा हो रहा है तो जाहिर बात है कि आपकी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि हर परिवार की आय 4 गुना, 8 गुना बढ़े। हाँ, उसके लिए बिजनेसेस भी चाहिए, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए, उसके लिए और भी काम करने हैं। लेकिन जिस सोच के साथ ये काम हो रहा है, सुनियोजित तरीके से हो रहा है, और अब तो समय सीमा निर्धारित करने की बात हो गई है, ये आने वाले समय में बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अच्छा द्योतक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम करने अगर में। हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय से, कई दशकों से जो सारी राजनीति है वो तो इन्हीं जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में अगर आप समानता या विषमताएं खत्म करने की डेडलाइन की बात करते हैं तो क्या कोई समय सीमा का वादा लेकर आप चुनाव में जाना चाहेंगे? अभी शायद वो स्टेट नहीं है। अभी तो मोहन भागवत जी ने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को रखा कि डेडलाइन बनाओ। अभी तक डेडलाइन की बात नहीं हुई थी।
हम सब इस काम में लगे हुए हैं, पर अब विचार करना होगा कि समय सीमा निर्धारित हो सकती है क्या। लेकिन समय सीमा के भी हमेशा माइलस्टोन होते हैं कि हम इस समय तक कहें कि हम इतना अचीव कर लेंगे, इतना अचीव कर लेंगे। गहन मंथन की आवश्यकता होगी, और जैसा मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा था, जो मोदी जी की गारंटी है उसका गारंटी कार्ड भी आता है। और ऐसा नहीं है कि बोला और चले गए हम लोग, जैसे कांग्रेस ने कौन सा एक कार्ड बनाया था, लोग लिए घूम रहे हैं अब। तो जो एनडीए की, भाजपा की सरकार बोलती है, गारंटी कार्ड जो हम देते हैं फिर उसको ऑनर भी करते हैं। तो जो कहा जाएगा सोच समझ के कहा जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। चलिए, तो गारंटी और वारंटी की आप बात कर रहे हैं।